नमस्कार दोस्तों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 16 अगस्त है और बहुत सारे अपडेट्स हैं। वैसे तो मतलब कुछ अपडेट ऐसे हैं जिसमें कि बताया गया है कि बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट में क्या मनोस्थिति होती है लोगों की और अपने प्रोटोकॉल में अभी की स्थिति में क्या करना है, ये संबंधित मैसेजेस हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जिसमें कि बताया गया है कि अनुबिस ब्लॉकचेन के एक्सीलरेशन के बारे में बताया, उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में एक अच्छा पोस्ट आया हुआ है जिसमें कि अगस्त माह में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे और उसकी स्थिति क्या है उसको बताया गया है स्पष्ट रूप में। और एक वेस्ट ग्लोबल के बारे में हमने पहले बात किया था, तो वो कैपिटल मैनेजमेंट और वो कैपिटल कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ काम कर रहा है, उससे संबंधित एक दो पोस्ट हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम आज डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके बाद फिर हम लोग अंत में मार्केट की स्थिति, विशेष रूप से प्राइस तो आप लोगों को पता ही है, विशेष रूप से वॉल्यूम और एक्टिविटी देखना है हम लोगों को कि दोनों ब्लॉकचेन पर क्या चल रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर मार्केट की स्थिति देखेंगे, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की स्थिति क्या है। थोड़ा सा ठीक नहीं है स्थिति, मार्केट गड़बड़ है, थोड़ा सा 1-8% की उसमें गिरावट आई है, बट इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मार्केट ETF के बारे में अपडेट देता हूँ, जानकारी देता हूँ। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है क्योंकि मैं आपका वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ और कभी भी आप निवेश करें तो अपने वित्तीय क्षमता और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख कर ही करें। वित्तीय सलाहकार के संपर्क में रहें और उसके बाद ही आप डिसीजन लें, क्योंकि क्रिप्टो स्पेशली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत घबराहट होती है इसमें, अगर जानकारी नहीं होती है तो नुकसान भी होता है लोगों को। सो चलते हैं अपडेट पे, अपडेट देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो ओरिजिन हब वाले हैंडल पे 2 अपडेट है मुख्य रूप से। एक तो अपडेट ये आया हुआ है कि डायमेंशनल सुप्रेमेसी एंड द आयरन लॉ ऑफ हिस्ट्री स्टॉप चैलेंजिंग ओरिजिन विथ लिमिटेड परसेप्शन। मतलब ओरिजिन के बारे में बताया है कि जो स्थिति है ओरिजिन में बनी हुई, तो इसको आप हल्के में नहीं लें, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और क्राइसिस के टाइम में क्या होता है उन सभी चीज़ों को बताया गया है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। एटलीस्ट कम्युनिटी के लोग जो बिलीव करते हैं सिस्टम में, उनको क्या करना चाहिए, वो उनकी क्या स्थिति है, इसको बताया है। और दूसरा एक बताया है द फोर्जिंग द माइंड ऑफ द ट्रक ऑफ डिके, बेयर मार्केट सफरिंग बिल्ड्स अ स्टील मेंटालिटी वाइल बुल मार्केट। अच्छा, बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट में क्या मनोस्थिति होती है, मतलब लोगों की क्या स्थिति रहती है और हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, दोनों पोस्ट को। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अगस्त में इकोसिस्टम एक्सीलरेशन के बारे में बताया है। कुछ ब्यौरा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, 9 पॉइंट्स हैं जिस पे कि अगस्त में काम हो रहा है और उसकी क्या स्थिति है, किस जगह पे वो अभी है। तो वो उन चीज़ों से हम अवगत होंगे, इस चीज़ को देखेंगे। और एक वेस्ट ग्लोबल का जो लिक्विडिटी और कैपिटल कोऑर्डिनेशन का काम है उसके बारे में अपडेट है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने विश्लेषण इनका निकाला है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो पहले उस पर चलते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये है कि क्राइसिस को अलग नज़रिए से देखिए। जब भी हम लोगों को क्राइसिस दिखता है मार्केट में, जब प्राइस कम होता है किसी भी आपके एसेट क्लास का, तो जब उसको एक अलग नज़रिए से देखने के लिए बताया गया है। इसमें बताया है कि प्राइस में डिक्लाइन, जो अभी LGNS का प्राइस में डिक्लाइन है, वो मार्केट प्रेशर या रूल्स में टाइटनिंग को फेल्योर नहीं कहा जाना चाहिए। मतलब ये जो प्राइस कम हो रहा है या बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या ऑप्टिमाइजेशंस हो रहे हैं या मार्केट में प्रेशर है, तो इसको आप फेल्योर नहीं समझिए, बट इसको क्या है कि इकोसिस्टम की एक तरह की सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया माना जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कि आपका इकोसिस्टम गुजर रहा है, इस प्रोसेस को कहा गया सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अपने आप को शुद्धिकरण कर रहा है ये इकोसिस्टम। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का दृष्टिकोण के बारे में भी बताया गया है कि स्पेकुलेटर्स को तो शॉर्ट टर्म प्राइस पर केंद्रित बताता ही है, जबकि एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर्स जो होते हैं उनको इकोसिस्टम की अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेस है इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉन्ग टर्म का जो विजन है
उस पर ध्यान देने वाला वर्ग बताया गया है। सो शॉर्ट टर्म वाले तो वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं और प्राइस पे ही केंद्रित होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है। बट जो बिलीवर्स होते हैं, कंसेंसस बिलीवर्स होते हैं, वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को देखते हैं और उनका विजन क्या है लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म में नहीं, लंबे समय के लिए। लंबे समय मतलब 5-10 साल का क्या होरिजन उनका, उसको देखकर उसके बाद उसमें जो लोग फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, उन्हीं को तो कंसेंसस बिलीवर कहा गया है। क्राइसिस और फेल्योर एक्सपेंशन का दावा इस पोस्ट में कह रहा है कि हिस्टोरिकल पैटर्न जो होता है वो प्रस्तुत करता है, जो पुरानी हिस्ट्री है उसको भी अगर आप देखें तो ऐसा पता चलता है कि ओरिजिन के पिछले संकट भविष्य के ग्रोथ फेज की शुरुआत बने, इसलिए वर्तमान कठिनाई को भी संभावित अगली एक्सपेंशन से जोड़ा गया है। तो बहुत सारे आप सिर्फ ओरिजिन ही नहीं, बहुत सारे आप क्रिप्टो में जाएंगे, कॉइन को और टोकन की हिस्ट्री को देखेंगे तो बिल्कुल एक समय ऐसा आता है जबकि वो बिल्कुल लगता है कि ख़त्म हो गया, भी बहुत ही निम्न स्तर पे आ जाता है प्राइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए ये स्थिति जो आपके इकोसिस्टम में बना हुआ है ये भी संभावित अगली एक्सपेंशन से जोड़ा गया, तो आगे जो ग्रोथ होगा उससे जोड़ा गया है। मल्टी चेन प्लस डिफ्लेशन नैरेटिव, इसको भी बताया गया है। मल्टी चेन इंटीग्रेशन के बारे में पहले भी बताया गया और डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म में, तो उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्ण रूप से सक्रिय होने, जिस पे काम चल रहा है, तो मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूर्ण रूप से तो सक्रिय हुआ ही नहीं है, इसमें तो समय लगेगा, बट काम हो रहा है इस पर। और डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म के बढ़ने को फेल्योर इकोसिस्टम ग्रोथ का आधार बताया गया, फ्यूचर इकोसिस्टम ग्रोथ का आधार बताया गया है। तो जो आपके इकोसिस्टम का फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है उसके लिए दो मुख्य रूप से काम होगा जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, वो है मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म। तो जब ये फुल्ली एक्टिवेटेड होगा तो आपका ग्रोथ, फ्यूचर का जो ग्रोथ होगा आपके इकोसिस्टम में, उसके लिए ये दोनों चीज़ को बेस बताया गया है। होल्ड और स्टेकिंग का संदेश, इस बारे में बताया गया है कि हमें अभी क्या है, एक्सटर्नल फंड को इग्नोर करने की आवश्यकता है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनाए रखने की, आपका जो स्ट्रैटेजी, जो आपने रणनीति बनाई है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाए रखने की बात कही गई है। LGNS के स्टेकिंग पे ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट अभी के समय में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट है इकोसिस्टम पे या इसके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें, उन चीज़ों को देखकर वो फ्यूचर देख रहे हैं और बहुत सारे टोकन्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि NFT इकट्ठा कर रहे हैं। तो सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, जो लोग भयभीत हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन जो लोग कंसेंसस बिलीवर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन क्या है कि दो अलग अलग चीज़ों को बताया गया है यहाँ पे, तथ्य जांच योग बातें। तो इन सभी चीज़ों, जो लोग बिलीव कर रहे हैं सिस्टम में, वो क्यों बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स लिखे गए हैं उसको समझते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। एक्चुअल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बिहेव कर रहा है, LGNS का सप्लाई को चेक करते हैं, बर्निंग को चेक करते हैं, बर्निंग मैकेनिज्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी भी हम लोगों का बर्निंग एक स्टार्ट हुआ था ना, जो कि 2 दिन के लिए था, वो ख़त्म हुआ। तो बायबैक की क्या स्ट्रेटजी है, प्राइस प्रोटेक्शन फंड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शंस की क्या स्थिति है, वेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अरोबिस चेन की एक्टिविटी क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब आप वेरीफाई करेंगे तभी तो आपका ट्रस्ट बनेगा। और जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है, मैं समझ पाता हूँ कि ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो इन चीज़ों को तथ्य के रूप में नहीं जाँच पाते हैं। हर क्राइसिस के बाद एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, $100 बिलियन इकोसिस्टम और इटर्नल स्टेज तथा फ्यूचर वेल्थ जैसे स्टेटमेंट हैं। इसमें बताया गया है कि आगे की जो प्लानिंग है वो $100 बिलियन इकोसिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें तो कठिनाई आएगी। और दूसरे समूह को गारंटीड आउटकम, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप इसमें गारंटी, क्योंकि लोग तो आ जाते हैं ना, उनको ये लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ स्टेकिंग किया है वैल्यू से तो मुझे गारंटीड रिटर्न इतने समय में मिल ही जाएगा। तो उस चीज़ को तो ये सिस्टम कभी नहीं प्रमोट करता है, कभी नहीं करता है। सो लॉन्ग टर्म थेसिस रखना अलग बात है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट करना ये तो गलत बात है ना। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, आप तथ्यों को प्रमाण देखिए, ढूंढिए और उसके बाद डेटा देखिए, ऑन चेन डेटा देखिए, वेरीफाई कीजिए और तब समझिए कि क्या हो रहा है इसमें। मतलब कह रहा है कि सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, समय के साथ वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यूजर्स हैं या नहीं है आपके पास, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, आपके इकोसिस्टम को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपका इकोसिस्टम। तो इन सभी चीज़ों को तो हम लोगों ने पहले भी तो देखा है ना,
ऑन चेन कि हाँ कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बायबैक या बर्निंग वाली एक्टिविटी स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, वेरीफाइबल ऑन चेन एक्टिविटी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देख लेंगे तो ये मतलब सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं काम करना है, हम लोगों को ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए, बट हाँ कुछ तथ्य जो हैं उनको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। तो ये मैसेज में ये बताने की कोशिश किया गया है। एक और मैसेज है जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है कि बियरिश मार्केट में क्या होता है और बुलिश मार्केट में क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी मतलब बियरिश मार्केट में मानसिक मजबूती और बुलिश मार्केट में अनुशासन, इससे संबंधित ये पोस्ट है जिसमें कि कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ इसी जगह पे नहीं, सिर्फ LGNS प्रोटोकॉल में ही नहीं, पूरे ओवरऑल किसी भी क्रिप्टो स्पेस में हो या किसी भी मार्केट में हो, शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, तो वहाँ पे भी ये स्थिति बनती है। तो इसमें बताया गया है कि बियरिश मार्केट कठिन समय को सीखने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। मतलब प्राइस गिरने पर पैनिक करने के बजाय इकोसिस्टम के फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। तो यदि आपने किसी इकोसिस्टम में, एक तो जाना नहीं चाहिए, और अगर आप गए हैं तो आपको फंडामेंटल चेक कर कर ही जाना चाहिए। और जब इन सभी चीज़ों को आप समझ पाते हैं तब तो आप पैनिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों को, फंडामेंटल्स को अगर आपने नहीं देखा और उसके बाद पार्टिसिपेट किया और प्राइस गिरता है तो हम जरूर पैनिक होते हैं। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के पेशेंस, नॉलेज और रिस्क अवेयरनेस को मजबूत कर सकती हैं। स्पेकुलेटर्स, इस स्थिति में क्या होता है, स्पेकुलेटर्स डर कर अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं, जबकि अधिक कन्विक्शन वाले लोग कम कीमत पर एसेट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कम प्राइस होता है तो उस समय जो स्पेकुलेटर, जो शॉर्ट टर्म के गेन के लिए आते हैं, वो तो बेच कर डर जाते हैं, लेकिन जो कन्विक्शन वाले लोग हैं या जो कंसेंसस बिलीवर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करने पर ध्यान देते हैं। कोई गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। ये सारी बातें जो बताई जा रही है कि ये आखिरी बात है, गारंटीड प्रॉफिट नहीं। कम कीमत पर खरीदना तभी लाभदायक होता है जब एसेट का फ्यूचर वैल्यू वास्तव में बढ़े। तो आप, ये बात नहीं है कि आंख बंद करके आप एक्यूमुलेट करते जाइए और इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए कि इकोसिस्टम में ग्रोथ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वास्तविक भविष्य क्या है, विजन क्या है। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तब तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप एक्यूमुलेशन भी नहीं कीजिए। बुल मार्केट में क्या होता है, सफलता के समय में सबसे बड़ा, देखिए जब रोजी पिक्चर दिखता है ना तो लोग कुछ भी किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लगातार बढ़ती कीमतें जब होती हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। तो होते हैं बहुत सारे लोग, जब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करने लगता है ना तो लोग बस फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं, वो फोमो में आ जाते हैं। एक्सेसिव लेवरेज और अनकंट्रोल्ड स्पेकुलेशन जोखिम बढ़ा सकता है। तो आप अपने बजट को छोड़ देते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं, और उसके बाद जब सेलिंग आती है वहाँ पे, जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो फिर उन लोगों के पैसे फंस जाते हैं। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को वास्तविक सफलता समझ लेना खतरनाक हो सकता है। तो डेटा जो आपको दिख रहा है कि हाँ प्राइस बढ़ गया बढ़ रहा है, सिर्फ वहीं पे देख लीजिए तो उससे आप सफल नहीं होते हैं। एक्चुअली शुद्ध मुनाफा जो आपके वॉलेट में आ गया, आप उसको देखेंगे ना, उससे आकलन करेंगे कि आपने कितना का है। और ये सारी चीज़ मैनेज करने की चीज़ें हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं, ये देखना है आपको। एक देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं बैठा हूँ मैं, जब होगा तब देखेंगे। तो ऐसे नहीं, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट आप बुक करते रहिए और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखिए। मार्केट रिवर्सल आने पर पहले गेन्स वापस जा सकते हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर गया है उसके बाद नीचे आता है तो आपके पास जो मुनाफा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बुक कर लिया तो आपको संतुष्टि होती है। लेकिन आप प्राइस ऊपर गया इस उम्मीद में बैठे रह जाते हैं कि मैंने प्राइस बुक नहीं करना है, अभी तो और प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर रिवर्सल आता है तो आप भारी नुकसान में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सो इसका अगला संदेश यही है कि बेयरिश मार्केट में धैर्य और सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और बुलिश मार्केट में अनुशासन जरूर होना चाहिए और रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। हर समय स्वतंत्र वेरिफिकेशन और फंडामेंटल्स को चेक करते रहना चाहिए, तभी आपको किसी भी प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता होती है और उस करना चाहिए। सो इस लेख में इटर्नल स्टेज, मल्टी चेन एक्सपेंशन और फ्यूचर इकोसिस्टम सक्सेस जैसी बातें, ओरिजिन का विजन है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वेरीफाइड फ्यूचर आउटकम है, मतलब हर एक जगह सफल हो जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन विजन है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसको प्रैक्टिकली आपको देखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्राइस को इग्नोर मत कीजिए, प्राइस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्राइस देखकर निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। फंडामेंटल चेक कीजिए, प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फंडामेंटल। तो
उन चीज़ों को सीखना आना चाहिए। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको कि हम लोग समझेंगे कि अनुबिस का इकोसिस्टम जो है अगस्त इकोसिस्टम एक्सीलरेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे काम चल रहा है और उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। किन क्षेत्रों पे आपका इकोसिस्टम काम कर रहा है, अनुबिस काम कर रहा है, और उसकी स्थिति क्या अगस्त में बनी हुई है, इसको समझते हैं। तो लेयर 0, कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसको, बट ये चीज़ें हो रही हैं जो कि बताया गया है यहाँ पे। लेयर 0 और क्विक स्वैप पे काम चल रहा है। इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काम चालू है। एसी वॉलेट के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है, तो डेली ऑपरेशंस और अपग्रेड जारी है। GoPlay 16 से 17 अगस्त में इंटरनल टेस्टिंग हो जाएगी इसकी। लॉन्चर है जिसमें कि इस वीकेंड मेननेट टेस्टिंग हो जाएगी इसकी। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है ब्लॉकचेन का, जो कि 24 अगस्त फुल रिलीज के लिए उम्मीद किया जा सकता है। स्वैप V3 ऑडिट के बाद लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेप डेक्स है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है प्रेप, ये लगभग 3 सप्ताह में लॉन्च होने की अपेक्षा है। NFT मार्केट डोमेन फाइनल कंफर्मेशन पेंडिंग है इसके लिए, तो जैसे ही कंफर्मेशन आएगा तो ये भी लाइव हो जाएगा। सेंट्री मल्टीसिग प्रमोशन के लिए तैयार है, इसको भी प्रमोशन के लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अनुबिस जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ लेयर 1 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहने के बजाय एप्लीकेशन लेयर बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तभी तो आपका इकोसिस्टम डेवलप होगा ना। ब्लॉकचेन है, वॉलेट है, स्वैप की फैसिलिटी है, डेक्स भी है, गेमीफाई पे काम कर रहा है, NFT है, लॉन्च पैड है, सिक्योरिटी है, और भी आप RWA है, उसमें लैंडिंग वाली सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें और हैं। इससे इकोसिस्टम में यूजर्स के लिए अधिक ऑन चेन एक्टिविटी और डेवलपर्स के लिए अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सकता है। तो जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं ये इंटीग्रेट करेगा तो कैसे आपके पास नए नए डेवलपर्स आएंगे और ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। 16 से 17 अगस्त जो इम्पोर्टेंट है, गो प्लस की इंटरनल टेस्टिंग हो जाएगी और लॉन्चर मेननेट टेस्टिंग हो जाएगी इसमें इस वीकेंड में। 24 अगस्त तक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर फुल्ली रिलीज हो जाएगा और प्रेप डेक्स लॉन्च टारगेट है वीक 3 तक। तो ये सारी चीज़ें जो बन रही है, इससे क्या हो रहा है, ध्यान देने की बात भी बताई गई है ये मेरे विश्लेषण में, कि इस अनाउंसमेंट में कई चीज़ें प्रोग्रेसिंग है, रेडी है, या पेंडिंग है, या एक्सपेक्टेड है। इसलिए इन्हें कंप्लीट लॉन्च, अभी कंप्लीट लॉन्च नहीं हुआ, फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, तो फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं मानिए, बट इन पे काम चल रहा है, ये एक स्थिति में आ चुका है, इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। विशेष रूप से प्रेप डेक्स, NFT मार्केट, लॉन्चर और पार्टनरशिप के वास्तविक प्रभाव को लॉन्च के बाद इन चीज़ों से वेरीफाई करना होगा। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे एसी वॉलेट को हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, डॉस को भी देख रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट वास्तव में लाइव हुआ या नहीं हुआ, कितने वास्तविक यूजर्स, उससे कितना पुल किया आपने यूजर्स को अपने ब्लॉकचेन पे, अपने इकोसिस्टम में, ट्रांजैक्शन कितनी वॉल्यूम की हो रही है, तो ट्रांजैक्शन भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। 1 मिलियन ट्रांजैक्शन डेली होना स्टार्ट हो चुका है अभी, जबकि ये फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है या नहीं है, तो ऑडिटिंग की बात भी हुई ना। देखो आप यहाँ पे बता रहा है ना कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑडिट के बाद स्वैप V3, तो ये सब की ऑडिट होती है, तभी तो आप यूज़ के लिए दे सकते हैं लोगों को। लिक्विडिटी की क्या स्थिति है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है या नहीं है, क्या एक्टिविटी सस्टेन्ड है या केवल लॉन्च डेट स्पाइक है, मतलब खाली लॉन्चिंग के टाइम में लोग इसमें आ गए और उसके बाद ये बैठ गया, ऐसा भी इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि रियल यूज केस है या नहीं है, तभी तो लोग उसमें बने रहेंगे लंबे समय के लिए। तो इन सभी चीज़ों को जब हम ध्यान देते हैं तब क्या होगा कि ये सारा रोड मैप है, ये वास्तविक ताकत तब साबित होगा जब ये प्लान प्रोडक्ट लाइव होकर मेजरेबल यूजर्स, मतलब आप यूजर्स काउंट कर सको आप अपने डेवलपमेंट को, और ट्रांजैक्शन, लिक्विडिटी और सस्टेन एक्टिविटी पैदा करें, तब जाके आपके इकोसिस्टम को मजबूत कहा जा सकता है। बट काम तो कर रहा है आपका इकोसिस्टम। एक और अपडेट है वेस्ट ग्लोबल के बारे में। वेस्ट और अनुबिस लैब क्या कर रहा है कि कैपिटल अब सिर्फ ट्रेड नहीं होता, उसे गवर्न भी किया जा सकता है। तो कैपिटल मैनेजमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट से संबंधित ये काम किया जा रहा है, जो कि टेक्निकल लोग समझ सकते हैं इसमें। तो जो वेस्ट क्या कर रहा है, वेस्ट को तो अनुबिस लैब के द्वारा इंक्यूबेट किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, जो कि एक PGC मॉडल होता है। इसमें क्या होता है ना, प्रोटोकॉल गवर्न कैपिटल, मतलब जो प्रोटोकॉल है वही कुछ कैपिटल को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है।
उद्देश्य क्या होता है कि ट्रेडिशनल वेब3 लिक्विडिटी जो होती है कंपटीशन से आगे जाकर कैपिटल को प्रोटोकॉल के रूल्स के माध्यम से कोऑर्डिनेट करने की अवधारणा तराशना है। मतलब जो भी कैपिटल होता है, जो लिक्विडिटी कैपिटल्स होगा, उसको कंट्रोल करने का जो हक होगा वो वेस्ट के पास होगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं। पुराना मॉडल बनाम वेस्ट का विचार, तो ये एक विचार है। इसमें क्या है, कैपिटल लिक्विडिटी के लिए कंपटीशन के लिए आता है और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वेस्ट का प्रपोज मॉडल क्या है, कैपिटल आएगा, प्रोटोकॉल का रूल होगा और कम्युनिटी का कोऑर्डिनेशन होगा और तब उससे लॉन्ग टर्म का वैल्यू क्रिएट किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं ये कि क्या किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो सिस्टम को पता है कि किस तरीके के कंडीशन में कैसे बिहेव करना चाहिए और सिस्टम को सस्टेनेबल मॉडल पे बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सिस्टम उन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहा है। उसी को तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ताकि आप सस्टेनेबल मॉडल पे आ जाइए। कैपिटल कैसे कोऑर्डिनेट होगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी कैसे आएगी, लिक्विडिटी को भी मैनेज किया जाएगा इस प्रोटोकॉल के थ्रू। कम्युनिटी की भूमिका क्या होगी, प्रोटोकॉल किस तरीके से रूल निर्धारित करेगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू को कैसे अलाइन किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जब हम सीखेंगे, समझेंगे और आपका इकोसिस्टम कर रहा है तो एटलीस्ट इससे अवगत तो रहें आप, तभी तो आपको पता चलेगा कि कुछ काम हो भी रहा है या सिर्फ एक टोकन बना दिया गया और खरीदारी हुई तो उसमें ज़्यादा लोग आए तो पैसा आ गया, प्राइस बढ़ गया, और जब बिक्री आई, उसकी सेलिंग आई, प्रेशर आया तो ख़त्म हो गया। तो उन चीज़ों से अलग होकर हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है और इसका मैकेनिज्म क्या क्या डेवलप हो रहा है, सो दैट कि आप एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में दुनिया को, अपने आप को प्रस्तुत कर सको दुनिया के सामने। तो ये रहे सारे अपडेट्स जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है। अपडेटेड रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग थोड़ी वॉल्यूम और लिक्विडिटी की स्थिति को देख लेते हैं। तो ये है पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन, जहाँ पे कि प्राइस अभी 1.35, ये प्राइस रुका हुआ है यहाँ पे पॉलीगॉन पे। वॉल्यूम भी लगभग 4.9 और 5, सेलिंग वॉल्यूम हर समय हम लोगों को ज़्यादा ही दिखता है। जब कभी सर्ज आता है तो बेशक वो बाय वॉल्यूम बढ़ता है, बट ये टिका हुआ है, प्राइस इसका रुका हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी क्या है। रिटेल इन्वेस्टर लगभग $500 वाले ट्रांजेक्शन्स की एक्टिविटी, तो सेलिंग आई है, देखो इसमें सेलिंग आई है और इसीलिए तो ये 24 घंटे में लगभग 1% की गिरावट भी दर्ज किया है। तो सेलिंग है। रिटेल निवेशक, या तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो यहाँ पे स्पेकुलेटर्स भी हैं, तो उन लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेलिंग दिख रही है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हाई वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हाई वॉल्यूम में अभी कुछ ट्रांजेक्शन्स मतलब 1 घंटे के अंदर हुआ है, बट कुछ 1 ही घंटे के अंदर में सेलिंग भी, हैवी सेलिंग आई है। बट उससे पहले 2 घंटे के पहले से अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर बाइंग आई है हाई वॉल्यूम में। तो कहीं ना कहीं वेल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। 1 दिन पहले भी करके बाइंग है, सिर्फ अच्छी बाइंग है, बट ठीक है। बड़े लोग तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शायद उनको ट्रस्ट है इकोसिस्टम पे या उनके पास इतना कैपिटल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट छोटे जो निवेशक हैं वो लोग पैसा निकाल रहे हैं सिस्टम से। और हालांकि ये बात है कि लिक्विडिटी अभी भी यहाँ पे 100 मिलियन से ऊपर बनी हुई है, बट लिक्विडिटी ऑफ कोर्स कम हुई है, 150 मिलियन पे बनी हुई है। बट इतनी लिक्विडिटी अभी भी सफिशिएंट है। इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि इसका बेस प्राइस $1 के आसपास है, तो $1 तक भी चला जाता है तो भी आपके पास लिक्विडिटी लगभग 100 मिलियन के आसपास पॉलीगॉन पे बनी रहेगी, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल मुझे। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, प्राइस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये है अनुबिस का चार्ट। तो अनुबिस भी अपने बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है। तो अनुबिस का जब हमने देखा था ना कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और जो इसके पास ट्रेजरी एसेट है, तो लगभग 1.80 का इसका बेस प्राइस निकल कर आ रहा था। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बट ये तो निचले स्तर पर बना हुआ है। बट एक चीज़ मैं ये गौर कर रहा हूँ कि अनुबिस पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना बाइंग है ना सेलिंग है। बिल्कुल 1 मिलियन की, 1.8 मिलियन की यहाँ पे बाइंग है, और लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है 2.61 बिलियन की। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी की स्थिति ऐसी है जो कि आप कह सकते हैं 200 मिलियन से ऊपर बनी हुई है। तो लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ट्रांजैक्शन करने में आपको दिक्कत आ सके, तो वो मेंटेन्ड है। बट हाँ, ये फेज है जिसमें कि ये अभी बहुत सारी एक्टिविटी अगस्त महीने में होने वाली है, तो उसका हम लोगों को असर तो दिख सकता है। बट अभी के टाइम में लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं, सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और निकल रहे हैं। तो
जिन लोगों को सिस्टम में विश्वास है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों को सिस्टम में प्रॉफिट बुक करने का मौका, मतलब वो लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करने का समय है, और घबराहट भी है लोगों को कि प्राइस तो कम है ही, बहुत कम है प्राइस। तो ये स्थिति बनी हुई है। एक बार हम लोग GLGNS को भी देख लेते हैं। तो GLGNS तो बिल्कुल 1,04,000 में बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। जब तक ये 1 लाख से ऊपर है तब तक पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी इसमें, लेकिन 1 लाख को जैसे ही ये तोड़ेगा प्राइस तो फिर इसमें पैनिक सिचुएशन आएगी और लोग इसमें बुक करेंगे प्रॉफिट। तो उसके बाद शायद ये 84 तक के प्राइस को टच कर सके, बशर्ते कि इसको 1 लाख के जो प्राइस है उसको तोड़ना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। और होल्डर की संख्या इसमें लगभग 1.5 लाख की बन गई है। ये होल्डर की संख्या बढ़ रही है इसमें। और एक बार हम लोग देख लेते हैं मार्केट को भी समझ लेते हैं कि मार्केट क्या है। तो हम लोग कॉइन गीको को इस्तेमाल कर रहे हैं आज मार्केट को समझने के लिए, क्रिप्टो मार्केट की क्या स्थिति बनी हुई है। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट कैप में 1.1% की गिरावट है पिछले 24 घंटों में। इसको एक बार क्लिक करके देखता हूँ मैं, अगर ये ओपन हो जाता है तो। हाँ, ये ओपन हो रहा है। इसमें बताया है ना कि द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप टुडे इज 2.23 ट्रिलियन। 2.23 ट्रिलियन का है, तो थोड़ा सा तो 2 ट्रिलियन से कम हो गया, 2.17 के आसपास आ गया था, लेकिन ये 2.23 के आसपास आया है, जो कि 1% से ज़्यादा 24 घंटे में गिरावट दर्ज किया है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट, इसका लगभग 2.2 ट्रिलियन के आसपास बना हुआ है, तो 2.23 के आसपास है। तो मार्केट में 24 घंटे में तो गिरावट आई है। एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की क्या स्थिति बनी है, मुख्य टोकन को। तो बिटकॉइन में भी भाई गॉड 2.3% की गिरावट है, ये 63 पे फिर से आ गया। मतलब 65 का जो इसका एक बड़ा मतलब रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 65 पे नहीं जा रहा है, ये उसको तोड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर ये 60 के आसपास आता है तो वहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो 60 पे एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं आप, और 65 पे एक रेजिस्टेंस। जब तक इस प्राइस पे तो लोग एक्यूमुलेट करते हैं 60 के आसपास, 60,000 के आसपास प्राइस पे, और 65 को तोड़ नहीं पा रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इथेरियम में भी गिरावट है 2% के आसपास। बाकी हर जगह पे स्टेबल कॉइन्स तो वैसे ही रहते हैं। XRP में भी 3% की गिरावट है, सोलाना में भी 1% के आसपास गिरावट है। तो 24 घंटे में तो गिरावट आई है मार्केट में। मार्केट की ये स्थिति बनी है, और दबाव तो हर जगह है। तो कंडीशन इस तरीके का नहीं है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट बहुत जल्दी सुधरने की स्थिति में आ रहा है। बट हाँ, ठीक है, कुछ टोकन्स होते हैं जो कि अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो उसमें देख रहे हैं हम लोग वाट IF, इसमें 74% का उछाल भी आया है। तो ये सारे मीम टोकन्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। बट अभी ओवरऑल ये स्थिति बनी हुई है कि खास करके अनुबिस ब्लॉकचेन पर भी $2 से कम गया है। तो पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लोग पैनिक हैं अभी। तो पैनिक है, तो जिनको निकल रहा है, जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो निकल सकते हैं। अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कीजिए, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि रिस्क को कम, जब डर लगता है ना तो थोड़ा थोड़ा जो भी प्रॉफिट आता है उसको निरंतर आप बुक कीजिए, थोड़ा सा एक्यूमुलेट कीजिए और थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कीजिए, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए अगर रिस्की आपको लगता है तो। हाँ, और जिन लोगों को अभी जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं, जिन लोगों को लगता है इकोसिस्टम में ये प्राइस कम है तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो लोग NFT भी बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मैं ये भी देख पा रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट में, अगले दिन, अगले नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।